नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अपना चौथा अध्याय, जिसका नाम है युगों का दौर। तो आपने देखा अभी तक इस अध्याय में काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। और यहाँ पर हमने इससे पहले जो अपने अध्याय पढ़े थे वो भी बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड थे। यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, उससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हमने तलाश, यानी कि भारत की तलाश के बारे में कि किस तरह से ये सारी चीजें मिली। उससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था वो था अहमदनगर का किला। तो ये पूरी बुक जो है, आपको पता है कि ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और जिसमें उन्होंने भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में हमें जानकारी देने की कोशिश की है। और साथ ही यहाँ पर उन्होंने हमारे भारत के वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन किया है, बहुत सी चीजों के बारे में बताया है। और किस तरह से, अब देखिए ये जो चैप्टर है इसमें युगों के दौर के बारे में बताया है कि किस तरह से ये जो है युगों का दौर आया। तो इससे पहले हमने देखे यहाँ पर अलग अलग चीजों, अलग अलग जो यहाँ पर राजा हुए उनके बारे में पढ़ा था। किस तरह से आर्य यहाँ पर आए थे उनके बारे में कहा था कि जब भारत जो है, भारत में पहली बार जो है आर्य आए थे तो उन्होंने भारत का नाम जो है आर्यावर्त, एक तरह से जब भारत में यहाँ पर आर्य जो है आए तो प्रारंभ में तो उस स्थान पर आए, उन्होंने इसलिए आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा था। और क्योंकि भारत वर्ष के सामने समस्या ये थी कि इस नई जाति, ठीक है, नई जाति के बीच जो है संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए, तो भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए एक मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद जो है निर्मित करके एक स्थायी हल जो है प्रस्तुत किया था। उस विदेशी तत्व, दूसरे जो है जब विदेशी तत्व यहाँ पर आए तो फिर वो जब्त होते गए, लेकिन समय समय पर अपनी अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिलाकर रख दिया। तो अलग अलग टाइम पे यहाँ पर जो अलग अलग विदेशी हमले हुए और उन्होंने जो यहाँ पर अजनबी जो लोग आए उन्होंने इस यहाँ की थोड़ा सा सभ्यता को हिला कर रख दिया। पर इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि जो भारत था वो इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं बल्कि तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और जो सामाजिक ढांचे के लिए भी उन्होंने खतरा पैदा कर दिया था। तो इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं हुई उनका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी, संकीर्णता भी थी, धर्म, दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे। तो एक तरह से यहाँ पर उस टाइम पे सारी चीजें थी। ब्राह्मण, देखिए इसे एक तरह से, क्योंकि जिसमें सारे रीति रिवाज थे, सारा इतिहास था, दर्शन था, परंपरा था, सामाजिक ढांचा था, तो उसको एक तरह से ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद भी कहा गया। ठीक है, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया और दरअसल राष्ट्रीय धर्म था। दरअसल ये क्या था? राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जो थी वो प्रभावित हुई और जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि किस तरह से बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचारों से हुआ था। जो बौद्ध धर्म है उसका जन्म किससे हुआ? उसका जन्म भी भारतीय विचारों से ही हुआ। जैसे बौद्ध जो धर्म था, जब बुद्ध हुए तो उनके किस तरह से विचार उनको आए, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो है जन्म हुआ। उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि है जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया। तो भारत ही वो पुण्य भूमि थी जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया था, उपदेश दिया था और वहीं उनका निर्माण भी हुआ था, यानी कि वहीं पर वो उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था, पर जैसे जैसे उसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका रूप यह विकसित होता गया।
और अपने पुराने धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो देखिए, जहां से जन्म हुआ, जहां से वो आगे बढ़ा, फला फूला, तो उसके लिए तो ये एक पुनर्जागरण का प्रतीक था, क्योंकि ऐसा बार बार वो है क्या बार बार वो क्या हो रहा था, पूरे विश्व में फैल रहा था। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के बीच सहनशील और उदार था। यानी कि जो भारत के भीतरी जातीय तत्व थे वहां के लिए तो ये सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति इसकी उग्रता जो है हमेशा बनी रही। वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल इख्तियार करने लगती थी। तो देखिए, काफी सारी चीजें यहाँ पर हुई थी, और गुप्त शासकों के समय में प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत, तेजस्विता से भरपूर था, और फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी। तो देखिए, यहाँ पर जो चौथी शताब्दी का एक तरह से आरंभ हो रहा था, चौथी शताब्दी जब आरंभ हो रही थी, तब से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया था। जो गुप्त था, चंद्रगुप्त जो वंश था, उसने बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया था। और इसके बाद लगभग 150 वर्षों तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे। यानी कि लगभग 150 वर्षों तक जो उनके उत्तराधिकारी थे वो अपने राज्य को के बचाव में एक तरह से लगे रहे। पर जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, सिकुड़ कर छोटा हो रहा था, क्योंकि मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी बार बार हमले कर रहे थे। और ये क्या थे, ये गोरे हूण कहलाए। देखिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, तो लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कई बार बच्चे जो है भूल जाते हैं, तभी आगे जो है कंटिन्यू हो पाएगा। तो देखिए, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की थी, अतः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया। किन पर आक्रमण किया गया? गोरे हूणों पर आक्रमण किया गया। और लेकिन गुप्त के जो वंशज थे, बालादित्य ने उनके प्रति उदार व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। यानी कि उनके प्रति थोड़ा सा उन्होंने उदारता दिखाई और उन्हें भारत से लौट जाने के लिए कहा। महिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहमान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय तक रहा, लगभग आधी शताब्दी तक। उसमें से बहुत से लोग देश के छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। जो हूण थे वो लगभग फिर जिस तरह से हमारे अलग अलग छोटे छोटे सरदारों के रूप में वो यहीं रह गए। कभी कभी वो परेशानी पैदा करते थे और कभी और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब्त होते जाते थे। यानी कि परेशानी तो पैदा करते थे, लेकिन जो भारत का जन समुदाय है, बहुत बड़ा जो जन समुदाय है भारत का, इसमें क्या होते थे, धीरे धीरे जब्त होते जाते थे। यानी कि इसके ही साथ मिलते जाते थे धीरे धीरे। तो इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। सरदार यानी कि जो एक तरह से पूरे ग्रुप को संभालने वाले होते हैं, वो आक्रमणकारी हो गए और उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनका दमन करके, यानी कि उनको हरा कर, उनको रोक कर, जो महाराजा हर्षवर्धन थे कन्नौज के, तो उन्होंने उनको हरा दिया और पूरे भारत का जो मध्य भारत है वहां का पूरा, वहां से एक पूरा मध्य से लेकर एक तरह से उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक बहुत बड़ा एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना उन्होंने कर दी। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदुत्ववाद से मिला हुआ था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय से प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है हुआन सांग यानी कि जिसे युआन चुआंग भी कहा जाता है, भारत आया था उसी टाइम पे। कब आया था? जब यहाँ के राजा कौन थे? हर्षवर्धन।
ठीक है। तो उन्हीं के टाइम पे जो है चीनी प्रसिद्ध जो चीनी यात्री था वो यहाँ पर आया हुआ था, और उन्होंने जो कवि हर्षवर्धन जो थे, कवि और नाटककार था, हर्षवर्धन राजा जो थे वो कवि भी थे और नाटककार भी थे। तो उन्होंने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया। तो उस टाइम पे क्योंकि देखिए जो जिस तरह का होता है इंसान, उसको उस तरह के इंसानों, उस तरह के लोग जो है पसंद होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वो स्वयं भी एक कवि था, एक नाटककार था, तो उसने बहुत से कलाकारों, कवियों को अपने जो राज दरबार में राजधानी जो थी उसकी वहां पर उसने इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। उज्जैन जो सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई, और यह लगभग वो समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। तो ये वो समय था जब इस्लाम जो है सिर उठा रहा था कि वो अफ्रीका और एशिया में फैल पाए। देखिए अब दक्षिण भारत की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का जो अंत हो जाने के 1000 से भी ज्यादा साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य जो है फले फूले। जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, मौर्य साम्राज्य जब वहां पर खत्म हो गया, तो उसके बाद भी वहां पर 1000 साल तक लगभग बहुत सारे बड़े बड़े राज्य फले फूले। और क्योंकि दक्षिण भारत जो है वो अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार, दस्तकारी यानी कि जो बारीक काम होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा विशेष रूप से प्रसिद्ध था, और उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी, क्योंकि समुद्री व्यापार वहां से होता था दक्षिण भारत से। आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में समुद्र जो है, तट है बहुत सारे, तो दक्षिण भारत में से समुद्री व्यापार होता था। और इनके जो जहाज थे वो दूर दूर तक देशों तक माल पहुंचाया करते थे। अब जो इनके जहाज थे वो दूर दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे, और यहाँ पर यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के वहां पाए जाते थे। तब तक यहाँ पर क्या थी, यूनानियों की बस्तियां थी और सिक्के, रोमन सिक्के पाए जाते थे। तो उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर कभी नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए उत्तर भारत में तो क्या हो रहा था, ऊपर से हमले हो रहे थे, तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो कभी भी दक्षिण पर डायरेक्टली तो नहीं पड़ा, लेकिन इसका परोक्ष प्रभाव वह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। यानी कि ऐसा कोई डायरेक्टली प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है उत्तर से जाकर दक्षिण में बस गए। और इन लोगों में कौन कौन थे, राजगीर थे, शिल्पी थे, कारीगर भी थे, और इस प्रकार दक्षिण जो है पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया, क्योंकि सारे लोग जो थे लगभग वो दक्षिण की तरफ जो है चले गए, और इससे जो है ये क्या बन गया, एक पुरानी कलात्मक परंपराओं का केंद्र बन गया। उत्तर उन्हीं नई धाराओं से अधिक अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। जो उत्तर भारत था वो नई नई कलाओं से हर बार प्रेरित होता रहा, जो कि आक्रमणकारी अपने साथ लेकर आते थे। यानी कि जो जो चीजें आक्रमणकारी अपने साथ लेकर आते थे उन्हीं से उत्तर भारत जो है प्रभावित होता गया। यस, जीआईसी के आर्क। यस मैम। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? नहीं मैम, 7th। 7th के बच्चे हैं? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं बच्चा। जीएचएस सहदेवपुर से कोई भी बच्चा माइक लेगा? यस मैम। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? यस मैम, क्लास 8 के। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। कौन सी बुक है ये? हमारा तीत। बुक का नाम क्या है बच्चे? हमारा तीत। सब्जेक्ट कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। बच्चे ये हिंदी सब्जेक्ट है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपके हिंदी की सेकंड बुक जिसका नाम है भारत की खोज। हिंदी की सेकंड बुक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया
कि हम हिंदी की सेकंड बुक भारत की खोज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उसका चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, युगों का दौर। बच्चे हिंदी की सेकंड बुक नहीं पढ़ी आपने अभी तक? यस मैम, मैम पढ़ी। पढ़ी है ना? तो क्या क्या पढ़ा आपने हिंदी की सेकंड बुक में? आप अभी अभी आए हैं क्या क्लास में? मैम 2 चैप्टर पढ़े। कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर है आपका अहमदनगर का किला, सेकंड चैप्टर है आपका तलाश, और थर्ड चैप्टर है आपका यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता, और फोर्थ चैप्टर है आपका युगों का दौर। तो 3 चैप्टर हम यहाँ पर आपके क्लियर कर चुके हैं अभी तक, और ये आपका फोर्थ चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, युगों का दौर। और इस पूरी बुक के जो राइटर हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो शुरुआत का जो आपका चैप्टर है उसी में ये बताया गया है कि ये बुक उन्होंने कब और कहाँ और कैसे लिखी। तो ये चैप्टर का भी नाम उन्होंने ये दिया है अहमदनगर का किला, यानी कि जब वो 9वीं बार जेल यात्रा कर रहे थे तो उस टाइम पे अहमदनगर के किले में उन्होंने इस बुक को लिखा था। अपने जब 1942 से 1944 के बीच वो वहां पर जेल में रहे थे। तो ये पूरी बुक के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए ये सारी चीजें जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत की खोज इस बुक का नाम है, और शुरुआत में ही मैंने बताया कि उन्होंने किस तरह से इसमें पूरे भारत के इतिहास के बारे में बताया है। और इतिहास के साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह से, अब देखिए चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, कहीं पर उन्होंने सभ्यताओं के विकास के बारे में बताया, कभी कहीं पर उन्होंने युगों का दौर बताया है, कहीं पर उन्होंने तलाश बताया कि किस तरह से इसकी खोज हुई, और कहीं पर उन्होंने आगे भी देखेंगे। और इससे पहले भी हमने वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में, और चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें अपनी इस बुक में पढ़ ली हैं। अगर यही चीजें आप अगर अपनी हिस्ट्री या जो अपने एसएसटी की बुक में अगर पढ़ते हो, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगती है, लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अभी तक हमने ये सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं और बहुत सारी चीजें इससे सीखी भी हैं। तो इसीलिए जब भी क्लास में बैठते हैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जब कभी ऐसा लगे कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैम आप क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चे? तो अभी समझ आया आप लोगों को? गुड। तो अभी से बिल्कुल ध्यान देंगे क्लास में अच्छे से, और मैं यहाँ पर इतना यहाँ पे बोलती रहती हूँ कि आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग वाले चैप्टर हैं। आपको इसमें सिर्फ समझना है, सुनना है, और यही चीजें आप एसएसटी में पढ़ते हैं ना तो आपको बोर लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो हिंदी में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हिंदी का आपका सब्जेक्ट है और हिंदी की सेकंड बुक है, और 8th क्लास की, जिसका नाम है भारत की खोज, और इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इस पूरी बुक को इंग्लिश में लिखा था, लेकिन ये उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया गया है, और जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में बताया है। और अभी आप बुक का केवल आपको अंदर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये चीजें पढ़ी, आप बुक में देखिएगा, जिसके पास भी बुक होगी फ्रंट में देखिएगा कि क्या क्या चीजें इस बुक में है, और क्या क्या हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में जो है अभी तक पढ़ा है। ठीक है ना? तो ऐसे क्लास में जब भी बैठे तो थोड़ा अटेंटिव होकर बैठे, और अगर लगता है कि हाँ समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं या ये कौन सा टॉपिक है, तो बीच में भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी बुक पढ़ा रही हैं या कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं। ठीक है? तो कभी भी बिल्कुल ऐसे नहीं बैठने, क्योंकि आप स्कूल आते हैं तो आप पढ़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई समय या आपका 45 मिनट का टाइम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो इसीलिए आप उसको एटलीस्ट 45 मिनट को आप कम से कम 20-25 मिनट तो ऐसे बनाएं कि जो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए और आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है। जीआईसी क्या? आवाज आ रही है बच्चे? हैंड रेज करके बताएंगे यस। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा, और अब तो मुझे लगता है माइक लेने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आपको शायद पता भी ना हो कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने सारी चीजें बता दी कि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। क्लास 8 के बच्चे हैं आप लोग? यस मैम। तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चा हम यहाँ पर? भारत की खोज। यस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत की खोज में?
सिंधु घाटी की सभ्यता। ये थर्ड चैप्टर बच्चे, हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, युगों का दौर। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी। बहुत ही आपका ज्ञानवर्धक चैप्टर है, काफी मजेदार है, यानी कि आप पढ़ेंगे आपको और जानने का मन करेगा। तो अब आज आपका होमवर्क है कि आप लगभग जितना भी आपके पास खाली टाइम होता है घर में आप इन 3 चैप्टर्स को लगभग अच्छे से पढ़ें। जो पहला है आपका अहमदनगर का किला, दूसरा है आपका तलाश, तीसरा है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो है युगों का दौर, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक सुने, और कोई भी चीज जब आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि क्लास में आप लेट आए हैं, क्लास में लेट बैठे हैं, तो आप हैंड रेज कीजिए और तुरंत पूछिए कि मैम आप कौन सी बुक पढ़ा रही हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। कोई भी यस मैम। डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो उसे क्लियर करना है, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बैठे और बस 45 मिनट कंप्लीट हुए और आप चले गए। आपको लगता है कि आप जो मैम पढ़ा रही थी आपको नहीं समझ आया कि कौन सी बुक है या क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद भी आपको लगता है कि इस टॉपिक में भी कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए बैठ जाइए बच्चा। तो देखिए, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, किस तरह से फिर वहां से शांतिपूर्ण विकास हुआ और क्या उस टाइम के युद्ध के तरीके थे, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बार बार हमलों, जैसे हमने कहा कि दक्षिण भारत में तो फिर ये था कि यूनानी जो है वो बस गए थे और उनका काफी अच्छा चल रहा था, वहां पर व्यापार भी वो कर रहे थे। लेकिन जो उत्तर भारत था वहां पर लोग काफी परेशान थे, क्योंकि वहां पर बार बार आक्रमण हो रहे थे, बार बार हमले हो रहे थे। और वहां दक्षिण भारत में एक तरह से वो उनकी जो संस्कृति थी वो काफी अच्छी तरह से बन भी गई थी, क्योंकि एक ही तरह के लोग थे वहां पर काफी टाइम से। लेकिन उत्तर भारत में क्या हो रहा था कि जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो अपने साथ कुछ नई नई चीजें जो है लेकर आते थे, तो वो चीजें जो है वहां की बदलती जा रही थी। तो बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण व्यवस्थित शासन के लंबे दौर भी रहे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इस बीच जो ये हमले हो रहे थे, जो ये आक्रमण हो रहे थे, इस बीच जो है बीच बीच में काफी लंबे लंबे जो दौर भी रहे जिनमें शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन था। तो जैसे इनमें देखिए यहाँ पर मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 2-2, 3-300 वर्षों तक कायम रहे। तो देखिए ये जो राज्य थे जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे, ये शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन का एक उदाहरण थे, जिसमें मौर्य वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, और दक्षिण में अगर चले जाए तो आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन ये इसके अलावा भी और बहुत सारे थे। ये लगभग 200-200, 300-300 वर्षों तक इन्होंने अच्छे से राज यहाँ पर किया, और इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। देशी यानी कि भारत के ही थे, जो काफी पहले यानी कि शुरुआत में ही आ चुके थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी उत्तरी सीमा पार से जो आए थे, जल्दी ही अपने आप को इस देश और इसकी संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया था। जो कुषाण थे, जो उत्तरी भारत से, उत्तरी सीमा से जो अंदर आए थे, उन्होंने भी बहुत जल्दी जो है यहाँ की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, और वो यहीं के अनुरूप वो सब ढल चुके थे। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता, तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। यानी कि जब भी कभी दो राज्यों के बीच कोई हमला, क्योंकि राजा क्या करते हैं अपना राज्य बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा ना कि महाभारत का युद्ध और जो
बहुत सारे युद्धों के बारे में आपने सुना कि किस तरह से क्या करते थे, दूसरे राजाओं को जो है हराकर क्या करते थे, राज्य हड़प करते थे, राज्यों को हड़प करते थे, अपना राज्य जो है बड़ा बनाते थे, बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जब दो राज्यों के बीच युद्ध होता था उस टाइम की एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि जब आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होते थे, राजनीतिक कामों से जब कोई युद्ध होता था, तो आम जनता जो होती थी उसमें बहुत ही कम हस्तक्षेप उनकी दिनचर्या में किया जाता था, यानी कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे नहीं होने देते थे। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक थे, यानी कि जो आम लोग थे उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, उनकी जीवनचर्या को कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था। सिर्फ राजा अपने राज्य को बड़ा करने के लिए या अपने राज्य को विकसित करने के लिए ये सब करता था। तो काफी टाइम से, मतलब काफी टाइम तक यहाँ पर क्या हुआ कि व्यवस्थित और शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है बनी रही यूरोप की अपेक्षा, क्योंकि यूरोप में जो भी युद्ध होते थे तो वहां पर पूरी जनता को या पूरे राज्य को जो है उसका नुकसान झेलना पड़ता था। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी, तो ये एक भ्रामक है, यानी कि इससे पहले भी ये सब चीजें हुई थी। ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेजी राज ने यहाँ पर शांति और व्यवस्था को कायम किया था। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ तो उस समय देश अवनीति की पराकाष्ठा पर था। एक चीज इसमें सही है कि उस टाइम पे यहाँ पर कोई ऐसी नीति नहीं थी, तो देश जो है अवनीति की पराकाष्ठा पर था। तो देखिए अक्सर तो ऐसा होता ही है, ठीक है, घर के अंदर जो अगर विवाद चल रहे हैं, घर के अंदर जो चीजें चल रही हैं, अगर कोई बाहर वाला घर में आ जाता है तो एक तरह से फिर अंदर के कलेश थोड़ा सा खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम भले ही उसकी वजह से ही क्यों ना हो, तो ये बहुत एक तरह से ऐसी बात नहीं थी कि अंग्रेजों ने शांति व्यवस्था कायम की, लेकिन ये था कि उस टाइम पे जो हमारा देश था वो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो है उस टाइम पे टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि यहाँ पर राज कायम हो सका, और यही कारण था कि क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो जो एक आर्थिक व्यवस्था थी, वो कहीं अंदर ही अंदर जो है कमजोर हो चुकी थी, कहीं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। इसी कारण जो है, अब देखिए अगर हम कहते हैं ना एकता में बल है, अब ये छोटी सी कहानी हमें यही चीजें तो सिखाती है कि किस तरह से आपने देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसने उसने देखा कि अब उसकी मृत्यु जो है करीब है, और उसके बच्चे जो है बिल्कुल अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं और एक दूसरे के साथ नहीं रहते और एक दूसरे से बात नहीं करते। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले तो बुलाया सभी पांचों भाइयों को और सबको जो है एक एक लकड़ी दी। ठीक है, एक एक लकड़ी उसने सबको दी और उसके बाद उसने कहा चलो इसको तोड़ के दिखाओ। आप सबने सुनी होगी ये कहानी, ठीक है ना। उसने कहा कि इन सबको तोड़ के दिखाओ, तो उन्होंने फटाक से सारी लकड़ियां पांचों ने तोड़ दी। लेकिन अब उसने क्या किया, 5 लकड़ियों का गट्ठा बनाकर उन सबको एक एक गट्ठा पकड़ा दिया और कहा कि अब इसको तोड़कर दिखाओ। तो अब उसको वो तोड़ नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो रही थी उसको तोड़ने में। तो वहीं से उनको सीख दी उनके पिताजी ने कि एकता में बल है, यानी कि जब आप एक साथ मिलकर रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी आपको कुछ एक तरह से जल्दी से आपको कोई हार्म नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, थोड़ा सा टूट गई थी, तो इसीलिए अंग्रेज जो है सहारा देने के बहाने जो है, व्यापार के बहाने जो है भारत में आए थे। और धीरे 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 उनको लगा कि यहाँ पर तो सब अंदर से सब कमजोर है, तो सबको अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने वश में करना शुरू कर दिया और यहीं से भारत जो है अंग्रेजों के अधीन होता रहा। तो देखिए इस तरह से वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका, यानी कि अंग्रेजी शासन जो है भारत में कायम हो सका। यही रीजन था, यही कारण था कि अंदर से जो है हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो रही थी, और उन्होंने इसी बात का फायदा हमारा उठाया था उस टाइम पे। तो देखिए
काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने यहाँ पर आज पढ़ी। इसको समझने के लिए घर पर एक बार रिवाइज करें। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। इसके बाद का जो आगे टॉपिक्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।